हेलो गाइस। फर्स्ट सेगमेंट में वाइट डेमोक्रेसी के फर्स्ट सेगमेंट में हम लोगों ने देखा कि वाइट डेमोक्रेसी हैज़ बिकम ए नेसेसिटीज। अब उसमें मेरिट्स पे डिफिनेशन, काइंड्स और मेरिट्स पर हमने बात की थी। डीमेरिट्स पर हमने उसको अलग से इस पार्ट को बनाने के लिए सोचा, क्योंकि जब हम डीमेरिट्स पर डिस्कस करेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा कि आखिर जब पूरी इवोल्यूशन करेंगे कि डेमोक्रेसी में इन स्पाइट ऑफ विच डिमेरिट्स, इसके बावजूद कि डेमोक्रेसी में क्या कमियां हैं, वाई डेमोक्रेसी हैज़ बिकम टू मच नेसेसरी और व्हाट इज इट्स रिलेवेंसी। तो सबसे पहली बात कि डेमोक्रेसी में कमियां क्या हो सकती है। देखिए, जो चीज़ डेमोक्रेसी की थीम होती है, जो पब्लिक ओपिनियन, कंसेंट, पिछले वाली वीडियो मैंने किया हुआ है और फिर से आप लोग को जो भी आपके पूरे चैप्टर के एक एक करके इस पे वीडियो मिलेंगे। कोई भी शंका समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इससे पूरी वीडियो को आप लोग देखिए, आपके सारे क्वेश्चन को चैप्टर संबंधित और उससे ऊपर का भी इससे प्राप्त होगा। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जिस डेमोक्रेसी की जो थीम होती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स, उसके बाद में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पब्लिक ओपिनियन, पीपल्स कंसेंट, तो ये सारी चीज़ें जो उसको ब्रॉड एस्पेक्ट में बनाती हैं, वहीं पर कुछ चीज़ें डेमोक्रेसी की कमियों के रूप में, डिमेरिट्स के रूप में कही जाती है। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि ये कंसेंट बेस्ड है, इसलिए यहाँ अपोजिशन की भी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी वो रूलिंग, ठीक है, सरकार बनाएगी, और जिस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स वो अपोजिशन में एक क्रिएटिव अपोजिशन की भूमिका निभाएगी। कई बार ऐसा होता है कि अपोजिशन के नाम पर अपोजिशन हर बार बाद में रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है उस पार्टी का विरोध करने लगता है, एंड एज अ रिजल्ट ये होता है कि इससे बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स हमारे हिंड्रांस होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पहली चीज कि ये डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं से हिंड्रांस होता है। दूसरी चीज होती है कि कंसेंसस नहीं बन पाने की स्थिति में, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन में यदि कंसेंसस नहीं बन पाती तो ये माना जाता है कि जो, देखिए, चुनाव जीतने के बाद ये ठीक है कि वोटर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पूरे क्षेत्र को, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कई बार ये रूलिंग और अपोजिशन पार्टियों में जो इस तरीके की डिस्प्यूट्स की बात होती है वो कई बार पीपल्स में देखने को मिल जाता है। यानी ये जो विरोध होता है पार्टी बेस पर, वो जनता तक में देखने को आता है, एंड ऑफ कोर्स इससे कहीं ना कहीं नेशनल पीस को हार्म पहुंचती है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि राइट टू स्पीच, जाहिर सी बात है कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन डेमोक्रेटिक राइट में सबसे ज़्यादा होता है, और राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद के ही आउटकमिंग से डेमोक्रेसी की थीम हो गई थी। डेमोक्रेसी की थीम है ही, बल्कि कहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और यूएसए का रिवॉल्यूशन उसके पहले का है, लेकिन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पहले तैयार हो गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेमोक्रेसी की थीम है, और उसमें भी राइट टू स्पीच, कई बार राइट टू स्पीच का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि कई इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, या ये कहिए कि कई बार कोई कानून बना और उस पर इतने दिन तक डिबेट चलते रहते हैं कि फिर से वो नए नए इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर के इश्यूज पे था। तो जम्मू कश्मीर के इश्यूज पे पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, उसके बावजूद ये कानून बनने के बाद पिछले साल अगस्त में, ये रिकॉर्डिंग जिस समय मैं कर रहा हूँ, पिछले साल अगस्त में ये कानून बना है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लेकिन लगभग उसके 7-8 महीने तक ये चर्चा में हमेशा टीवी न्यूज़ रिपोर्ट। तो एक तो ये राइट टू स्पीच है जिसे किसी इंडिविजुअल को आप मना नहीं कर सकते, दूसरे अपोजिशन को राइट है, तीसरी मीडिया की आज़ादी। तो ये कई चीज़ें मिलकर के इस तरीके से हो जाती हैं कि कभी कभी ये डेमोक्रेसी के नाम पर कहीं ना कहीं इसको प्रकारांतर से कहा जाए तो नेशनल इंटीग्रिटी को भी इससे दिक्कतें आती हैं। चौथी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि डेमोक्रेसी में कई बार ऐसा होता है कि नेशनलिज्म की बलि चढ़ जाती है। अब कई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसे राइट टू यूनियन है, राइट टू, मतलब आप संघ बना सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कई बार अंतर्राष्ट्रीयतावाद के नाम पर यदि कहा जाए या मानवाधिकार के नाम पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे नेशनल यूनिटी को खतरा भी होने लगती है।
उससे भी बड़ी बात यह है कि जो चुनाव के गठबंधन होते हैं, प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस दो तरीके के होते हैं। यदि चुनाव से पहले जो अलायंस बनते हैं उसको प्री पोल बोलते हैं, और पोस्ट पोल जो चुनाव के बाद। ऑब्वियस सी बात है कि प्री पोल अलायंस में कुछ आइडियोलॉजीज की चांसेस भी बचते हैं, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस तो हमेशा अपॉर्चुनिटिज्म होते हैं। मान लीजिए जिस पार्टी को बहुमत से 1-2 सीटें घट रही होंगी तो किसी दूसरे पार्टी से ले लेगा, ठीक है, और उसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी कि उसमें भी करप्शन बढ़ जाती है। जब सांसद खरीदने बिकने की जैसी घटनाएं होने लगती हैं तो सांसदीय विधायक की, तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग राजनीति बोला जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में करप्शन बढ़ेगा, मैल प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी, और चुनाव जीतने के लिए, जैसे कि पिछले सेगमेंट में मैंने एग्जांपल दिया हुआ है बुक्स में, आप लोगों का जो प्रकरण है, जैसे जिम्बाब्वे का ही ले लेते हैं या घाना का ले लेते हैं। क्वामे नक्रुमा घाना के वो लीडर थे, जैसे कि भारत में गांधी जी या दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, ठीक है, उनके लीडरशिप में, चाहे वो रॉबर्ट मुगाबे हो जिम्बाब्वे के। लेकिन लेटरली व्हाट हैपेंड, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली वाली बात होती है, यानी कि सत्ता हाथ से नहीं खिसकनी चाहिए। तो ये क्या होता है कि लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर ऑफ इलेक्शन और आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इसलिए मैंने यूज किया है इन दोज कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, और जो उसका एग्जांपल है कि ऐसे सिस्टम में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी मास के रूप में होती है। अब ये देखा जाता है कई बार तो मजबूत लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस की जाती है, जो मनी एंड मसल पावर का यूज़ किया जाता है, और उससे भी ज़्यादा कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों के अंदर टिकट लेने के लिए जिस तरीके से टिकट की खरीद बिक्री होती है, टिकट मिलेगा तभी कोई कैंडिडेट्स खड़ा होगा चुनाव में। तो इस तरीके की चीज़ें बढ़ जाती हैं, यानी कि मैल प्रैक्टिसेस बढ़ सकती है, मनी मसल पावर बढ़ सकती है, और इलेक्शंस में कई सारी चीज़ें, ऐसी कमियां और ऐसी जैसे मान लीजिए भाई रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी ऐसे हथकंडे अपना सकती है, या विपक्ष की ओर से भी कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष यदि रूलिंग पार्टी से है तो विपक्ष पावर को ग्रैब करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, आई मीन टू से कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक ये कमी कही जाती है। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी के बारे में कही जाती है कि हेड्स आर काउंटेड, यानी ये क्वालिटेटिव बेस्ड नहीं होता, क्वांटिटी बेस्ड होता है, बिकॉज यूनिवर्सल रिटल फ्रेंचाइज है। चाहे वो आदमी कम पढ़ा लिखा हो या बहुत इंटेलेक्चुअल हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, सबको एक वोट ही देना है। तो इसलिए इट इज़ नॉट क्वालिटेटिव बेस्ड। और उससे भी बड़ी बात, जैसे 10th क्लास में आप लोग पावर शेयरिंग में पढ़ेंगे कि उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग का, कि जैसे श्रीलंका में जो समस्या पैदा हुआ वो उसकी वजह क्या थी, तो उसकी वजह यही थी क्योंकि डेमोक्रेसी पर ही आरोप लगाया जाता है, इट इज़ ब्लेम, इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन द डेमोक्रेसी, कि यहाँ पर मेजोरिटी का रूल होता है। ऑब्वियस बात है, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, जिस व्यक्ति को, और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखिए, जो व्यक्ति, यदि मान लीजिए 5 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ऐसे ही सरकार का भी गठन उसी पार्टी का होगा, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी उस पार्टी को या उस अलायंस को। तो इसका मतलब कि जिसने वोट नहीं दिया, या यूं कहिए कि जो, हाँ, जो माइनॉरिटी का वोट हो, या माइनॉरिटी का मतलब धर्म से नहीं है, जो वोट, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 व्यक्ति खड़े होते हैं चुनाव में, सबके अलग अलग वोट होते हैं, जो फर्स्ट नंबर पर जो व्यक्ति आता है वो अपने सेकंड राइवल से 2000 वोट ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति के वोट के अलावा सारे व्यक्ति के वोट क्या बेकार हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा राजनीति शास्त्र कहता भी नहीं है, ऐसा है भी नहीं, न इन थ्योरी न इन प्रैक्टिकल। बट होता क्या है कि ये आरोप लगाया जाता है कि इससे एक माइनॉरिटी सेक्शन की, या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में है। ये जो अपने देश में जनरली इसको एक माइनॉरिटी कार्ड के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे मतलब नहीं है, ये लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकता है, और आपके एथनिक कल्चर के आधार पर भी हो सकता है, या उनका भी हो सकता है, क्योंकि वोट पड़ने के बाद तो कोई व्यक्ति ये नहीं जानता, न चुनाव जीतने वाला जानेगा, न वोट देने वाला कहेगा कि हमने किसको दिया था। बट अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो कि माइनॉरिटी की उपेक्षा होती है, लेकिन सच्चाई ये सारी कमियां लोकतंत्र की कही जाती है। और एक बात, इनसे बड़ी बात जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो सबसे बड़ी कमियां हैं कि ये पार्टी के बेस पर होती है। जाहिर सी बात है कि कंपेटिटिव यदि चाहिए तो एक से ज़्यादा पार्टियां चाहिए, अब एक से ज़्यादा पार्टी चाहिए तो पार्टी राइवलरी, व्यक्तिगत इंडिविजुअल राइवलरी में बढ़ जाता है। दूसरा, पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमी का मतलब यह है कि उसमें ये भी एक वंशवाद, क्लैन वाली भावना आ जाती है,
जैसे जो पार्टी लीडर है उसके बाद उसका लड़का, ठीक है। हमारे अपने देश में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हैं और कई बार तो ये खुल कर के उभर के आता है। कई पार्टियां तो इसकी बहुत ज़्यादा शिकार हैं कि उसमें पार्टी अपने भाई भतीजावाद कह लीजिए, अपने के अलावा दूसरा कोई बाहर का आदमी आ ही नहीं सकता। उत्तर से दक्षिण भारत तक की राजनीति में यहाँ भी है। तो कहने का मतलब ये और देशों में भी एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक वंशानुगत जो है रिचुअल वाला चल जाता है, ये इसको डायनेस्टिज्म कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र में राजतंत्र का गुण आना, जो कि कहीं भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के पैरामीटर्स, नॉर्म्स, वैल्यूज के खिलाफ है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी का एक ये भी मतलब है कि हर पार्टी को अपने कैंडिडेट्स के, अपनी पार्टी मैनिफेस्टो, अपने लोगो, आइकन, व्हाटएवर और आइडियोलॉजीज ये क्लियर होने चाहिए, किससे हमें अलायंस करना है, किससे नहीं करना है, किन सिद्धांतों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि प्रैक्टिकल क्या देखा जाता है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि पार्टी मीटिंग उसको कैसे हेल्ड किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत में अपने यहाँ अब ये कंपलसरी हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है कि हर पार्टी को 2 साल में पार्टी का चुनाव कराना है अपने सारे पदों के लिए। वरना इसके पहले स्थिति ये होती थी कि कोई पार्टी प्रमुख 50-30 सालों तक, जब तक कोई जिंदा है तब पार्टी प्रमुख, यानी कि इससे क्या होगा कि वो जब पार्टी के अंदर मोनोपोलिस्टिक हो जाएगी, पार्टी पर उसकी सुप्रीमेसी रहेगी और अपने उसके बाद वाले नेता, एक तो इसमें टैलेंट नहीं उभर पाएंगे जो राजनीति में है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि उससे न सिर्फ वंशवाद और ये मजबूत होगा, बल्कि उससे ये भी मैसेज आता है कि जो पार्टी सुप्रीम हो, यानी कि अल्टीमेटली पार्टी में एक फासिज्म कल्चर, अधिनायकत्व। ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसा लीडर के हाथ में राज्य या देश की कमांड जाएगी तो वो देश को भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की अपेक्षा इसी मोनोपोलिस्टिक व्यू से चलाना चाहेगा, जो कि दोनों के लिए देश और पीपल्स दोनों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ये सारी डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी की। अब सवाल ये है कि इन डिमेरिट्स के बावजूद भी डेमोक्रेसी रिलेवेंट क्यों है। तो जो पहले वाले इसके पार्ट में हमने डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी को उसकी जो मेरिट बताते हुए, उसके जो फीचर और मेरिट्स बताते हुए कहा है कि क्यों 20th सेंचुरी से डेमोक्रेसी रिलेवेंट ज़्यादा है और 21st सेंचुरी में हम लोग अब चल रहे हैं तो और भी रेलिवेंसी बढ़ी है। ठीक है, यहाँ तक कि 2/3 देश जो कि डेमोक्रेटिक, जिसमें से 1/3 डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी डेमोक्रेसी एज ए मास क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे उनकी इंटरनेशनल इमेज बन जाती है। ये माना जाता है कि वहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी है, वहाँ पे मॉरल वैल्यूज है, ठीक है, जनता को फ्रीडम है, लिबर्टी है। तो सवाल ये है, यहाँ तक कि यूएनओ का क्राइटेरिया भी बदल जाता है जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं हम लोग। तो सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में जबकि डेमोक्रेसी में इतनी कमियां हैं, इतनी डेमेरिट्स हैं, तब इसका हम लोग इस तरीके से एक एक उत्तर को देख सकते हैं। ये ठीक है कि पार्टी राजनीतिक, जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक दल होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे चुनाव होना है, राजनीतिक दल होंगे, फ्री फेयर कंपटीशन होगा, तो उसके लिए अब कुछ मोरल वैल्यूज, कुछ सजेस्टिव वैल्यूज, कुछ मैंडेटरीज का मतलब जैसे भारत में मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन, मैंडेटरीज जैसे इलेक्शन कमीशन ने बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश था उस पर बना दिया गया है अब कि जो भी कैंडिडेट्स चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा, दे विल हैव टू सेल्फ डिक्लेयर देयर एसेट्स, कितनी संपत्ति उनके पास है और कितना उनका पृष्ठभूमि उनकी कैसी है, मतलब कि उन पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, तो किस स्थिति में है। और जैसा कि यदि वो लोअर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कन्विक्टेड कर दिया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता करती। अब तो डिमांड ये हो रही है कि जिन पर यदि ऐसा लगे कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगे कि क्रिमिनल मामला है, उनको मना करना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कन्विक्टेड सजा नहीं दिया है तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कन्विक्टेड व्यक्ति यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो अभी चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, अब प्रत्येक 2 साल पर चुनाव जरूरी हो गया है। ये अलग बात है कि पार्टी सुप्रीमो और कुछ पार्टी के अंदर इस तरीके की एक कल्चर हो गई है कि जो कोई जो सुप्रीमो चाहेगा, कह लीजिए जो उसका चेयरमैन चाहेगा, तो इसको एक ये माना जाए कि इसमें सुधार होने की जरूरत है, सुधार होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के यदि हम ओवरऑल रिव्यू करते हैं तो ये पाते हैं कि क्योंकि अरिस्टोटल ने 3 तरह के सिस्टम बताए थे और बाकी 3 तरह के सिस्टम होते हैं। मोनार्की, जो राजा का सिस्टम में वंशानुगत है, ऑब्वियस सी बात है, राजतंत्र तो कब का खत्म हो चुका,
ठीक है, क्योंकि जैसे फ्रांस में लुई 14 थे, लुई 16 और भी बड़े हो गए। अकबर महान थे तो औरंगजेब और उसके बाद के उत्तराधिकारियों की स्थिति, ठीक है। तो कहने का मतलब कि राजतंत्र कहीं से भी, और उसका सफर तो हम लोगों ने 4 सेंचुरी पहले ही छोड़ दिया है। उसके बाद ओलिगार्की, वो भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। डिक्टेटरशिप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो उसका वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, नेपोलियन का सिस्टम। तो कहने का मतलब कि ये अब जब उन सफरों से होकर के हम लोग डेमोक्रेसी तक आए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ सामंत और कुलीनवाद से के सफर में क्या थे, मौलिक अधिकार कहाँ था, संविधान शब्द कहाँ था। तो आज यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के युग में जी रहे हैं, और देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम कहते हैं तो इसके कुछ मायने हैं, जिसको स्पष्ट समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अंतर, एक बात समझिए, हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट है, वो रूल रेगुलेशन है जिस पर कोई देश चलता है। तो हिटलर का भी कॉन्स्टिट्यूशन था, हिटलर के टाइम में बिना कॉन्स्टिट्यूशन देश तो चलेगा ही। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज मच मोर एंड क्वाइट, ये अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक थी, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, लिबर्टी होगी, इक्वलिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, फंडामेंटल राइट होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से स्टेट को होंगे। उसके बाद में रेगुलर इंटरवल चुनाव होगा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होगा, बाइकैमरल लेजिस्लेशन होगा, और पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी होगी। तो ये सारी चीज़ें जब रहेंगी तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। आफ्टर ऑल वी कैन से दैट्स वाई। अब कमियों पर हम लोगों ने डिस्कस इसीलिए अलग से मैंने किया है, ताकि जब हम इस कमियों को पढ़ लेंगे कि डेमोक्रेसी में कमियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये रेलिवेंट है, वाई डेमोक्रेसी हैज बिकम नेसेसिटी इन स्पाइट ऑफ दोस लेकिन, तो उसका आंसर यही है कि इन कमियों के बावजूद इसमें इतनी, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है राजतंत्र में, जब तक क्रांति नहीं होगी, रिवॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं बदलेगा राजा, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट याद करिए, चाहे इंग्लैंड की रिवॉल्यूशन हो, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन हो, कोई भी रिवॉल्यूशन शब्द आएगा। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी का रिवॉल्यूशन क्या होता है, डेमोक्रेसी का रिवॉल्यूशन होता है ईवीएम मशीन पर जाना, अपने वोट का इस्तेमाल करना, यानी कि पीसफुली चुनाव और शांतिपूर्ण ढंग से जनता को, और जो जनमत है उसको रूलर्स को मानना ही मानना है, ठीक है। यदि अब जैसे मीडिया का प्रकरण है, मान लीजिए मीडिया की बात है, तो राइट टू स्पीच के ही पार्ट में मीडिया भी आती है। अब यदि मीडिया पर कोई सिस्टम प्रहार करे, ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं ना कहीं उसका खामियाजा शासन को भोगना पड़ता है, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र की चौथी, मांटेस्क्यू के सिद्धांत के अनुसार लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है, कानून बनाने वाली संस्था, कानून लागू करने वाली संस्था, और न्यायपालिका, कानून की व्याख्या करने वाली संस्था, ये 3 पार्ट थे। बाद में डेमोक्रेसी डेवलप हुआ और मीडिया के रोल के चलते इस मीडिया को चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ पिलर कहा गया है। तो ये सारी चीजें केवल और केवल, क्योंकि मीडिया है तो पब्लिक ओपिनियन है, और पब्लिक ओपिनियन और कंसेंसस को बनाने में मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है। ये सारी चीजें तभी संभव है जबकि डेमोक्रेसी है। दैट्स वाई की डेमोक्रेसी becomes necessary and it has become a necessity. Thank you.